जब हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो जब आपको एक दफ़ा हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपका साथ उनके साथ चलता है। अगर आप किसी इलाज मुआलजे को लेते हैं, मेडिसन लेते हैं और साथ में अपनी लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करते हैं, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में चेंज लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। क्रोनिक बीमारियों में चंद बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़ानदानों में ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मौजूद होता है। आप हैरान होंगे कि सुन के कि आज भी जब आप किसी को भी एडिक्शन सेटअप से हट के जब कोई आपको आम एक बंदा सोसाइटी में नज़र आता है और आप उससे मिलते हैं तो वो एडिक्शन को कोई सोशल इशू कंसिडर करता है। यही वजह है कि बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो इस कार खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं और बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं जो कि अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन वो इसको यूँ प्रेजेंट करते हैं एज इफ़ ये कोई सोशल इशू है, जबकि ये बाकी क्रोनिक डिजीज़ की तरह 100% फिज़िकल इशू है और जिस्मानी मर्ज है जिसको बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस में दो तरह की बीमारियां हैं, एक प्राइमरी नोयत की होती हैं, एक सेकेंडरी नोयत की होती हैं। प्राइमरी नोयत से मुराद है कि ये बीमारी किसी और वजह से नहीं हुई बल्कि इटसेल्फ इसकी मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी में जेनेटिक्स के थ्रू है। एडिक्शन जो है ये भी प्राइमरी नोयत की बीमारी है। जब हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो जब आपको एक दफ़ा हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपका साथ उनके साथ चलता है। वो होने के बाद मेडिसिन के इलाज के बावजूद और बिहेवियरल केयर के बावजूद नहीं जाती, आपको ज़िंदगी भर उस बीमारी के साथ रहना सीखना होता है, इस तरीके के साथ कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर ना हो। अगर आप किसी इलाज मुआलजे को लेते हैं, मेडिसन लेते हैं और साथ में अपनी लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करते हैं, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में चेंज लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं रिगार्डलेस इसके कि आपके साथ कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ भी एग्जिस्ट करती है। क्रोनिक बीमारियों में चंद बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़ानदानों में ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मौजूद होता है, जिसमें कैंसर शामिल है, क्रोनिक बीमारियों में हाइपरटेंशन शामिल है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्ट डिजीज़ हैं वो शामिल हैं, और उसी के साथ साथ जो एडिक्शन का मर्ज़ है ये भी एक क्रोनिक मर्ज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये क्रोनिक अमराज हैं। और इसमें से हम साथ एक डायबिटीज़ को भी जोड़ते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो भी एक क्रोनिक मर्ज़ है। अब ये तमाम जो बीमारियां हैं ये क्रोनिक नेचर की इसलिए हैं कि जब भी किसी को हो जाती हैं तो फिर ये जाती नहीं, ये ज़िंदगी भर साथ चलनी होती हैं। और ये तमाम बीमारियां जो हैं ये जिस्मानी नोयत की हैं। यानी आप हैरान होंगे कि सुन के कि आज भी जब आप किसी को भी एडिक्शन सेटअप से हट के जब कोई आपको आम एक बंदा सोसाइटी में नज़र आता है और आप उससे मिलते हैं तो वो एडिक्शन को कोई सोशल इशू कंसिडर करता है। यही वजह है कि बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो इस कार खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं और बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं जो कि अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन वो इसको यूँ प्रेजेंट करते हैं एज इफ़ ये कोई सोशल इशू है, जबकि ये बाकी क्रोनिक डिजीज़ की तरह 100% फिज़िकल इशू है और जिस्मानी मर्ज है जिसको बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। एक तो क्रोनिक मर्ज है, दूसरा इसका फीचर है कि ये प्राइमरी नोयत की भी है। प्राइमरी नोयत से मुराद है, अगेन बताना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस में दो तरह की बीमारियां हैं, एक प्राइमरी नोयत की होती हैं, एक सेकेंडरी नोयत की होती हैं। प्राइमरी नोयत से मुराद है कि ये बीमारी किसी और वजह से नहीं हुई बल्कि इटसेल्फ इसकी मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी में जेनेटिक्स के थ्रू है। एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने इस्तेमाल की या स्ट्रेस था जो कि आपने लिया और जो उसकी जिस्मानी आपके अंदर मैनिफेस्टेशन है वो उभरना शुरू हो गई और फिर वो सरफेस के ऊपर आ गई और आप किसी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस दे दिया कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, आपको एडिक्शन हो चुकी है, आपको कैंसर का मर्ज लाहक हो चुका है और आपकी ये स्टेज है। हर बीमारी में उसकी स्टेजेस भी डॉक्टर्स जो हैं वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज साइंस ने अब इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। सो एडिक्शन जो है ये भी प्राइमरी नोयत की बीमारी है। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद मोहब्बत में नाकामी की वजह से किसी ने शराब पीनी शुरू कर दी और फिर वो इसकी लत में मुब्तला हो गया, शायद कोई सदमा था जो कि ये नहीं झेल सका और गम गलत करने के लिए इसने शराब नोशी जो है वो शुरू कर दी। मैं ये बताना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि
किसी भी बाहर के एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से कोई शराब शुरू तो ज़रूर कर सकता है, कोई नशा शुरू तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो मरीज़ उसका तभी बनेगा जब उसके बॉडी के अंदर वो जीन्स भी एग्जिस्ट करते होंगे जो कि नशे की बीमारी के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो जीन्स किसी की बॉडी में नहीं है तो कोई नशा शुरू करेगा, इस्तेमाल ज़िंदगी भर थोड़ा बहुत करेगा या फिर उसको छोड़ देगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी। व्हेन इट कम्स टू ड्रग एडिक्शन, जिसमें उसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी है, बॉडी के अंदर जीन्स भी मौजूद हैं, अब उसने अगर किसी भी वजह से शराब को एक्सपीरियंस किया, शुरू किया और डिज़ीज़ अंदर से इग्नाइट कर गई उसको पीने की वजह से, तो अब बाकी काम जो है वो डिज़ीज़ खुद पूरा करेगी, अब मरीज़ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये प्राइमरी नोयत की बीमारी है। सेकेंडरी नोयत की जो बीमारियां होती हैं उन्हें मुख्तसर इलाज की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात डायबिटीज़ जो है ये प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। सेकेंडरी जहाँ पे आपको एग्जिस्ट करती नज़र आएगी, जैसे मोस्टली एल्कोहलिक्स के अंदर हम देखते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उनका एल्कोहलिज्म का मसला सॉल्व होता है तो डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे डायबिटीज़ सेकेंडरी नोयत की है, बट जहाँ पे प्राइमरी नोयत की है वहाँ पे अब ज़िंदगी भर किसी न किसी इलाज के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, तभी ये मसला हल होगा। एडिक्शन बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह प्राइमरी नोयत की भी है। तीसरा एक इसका अहम फीचर है जो कि इसको बाकी क्रोनिक बीमारियों से मिलाता है कि एडिक्शन जो है ये एक प्रोग्रेसिव मर्ज भी है, यानी ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि इसमें कहा जाता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसको हम बाकी क्रोनिक बीमारियों की तरह सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स शराब नोशी बंद कर देता है या नशा इस्तेमाल करना तर्क कर देता है तो उसके बाद भी ये बीमारी अंदर से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहेगी। उसकी मैनेजेबिलिटी पे अगर आप काम करेंगे तो आपको उसके नुकसानात फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स नशा छोड़ने के 10 साल के बाद भी ये सोचता है कि अब चूँकि 10 साल हो गई हैं उसे नशा छोड़े हुए, तो कभी कभार थोड़ा बहुत करने में या थोड़ा हल्का नशा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो जैसे वो शख्स नशा स्टार्ट करेगा विद इन डेज़ वो अपनी उन्हीं डोजेज पे आ जाएगा जो कि 10 साल पहले वो इस्तेमाल करता रहा है। अब उसे दोबारा नशे का मरीज़ बनने के लिए 2-3 साल का अरसा दरकार नहीं है। ये प्रोग्रेसिव नोयत की भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको हाइपरटेंशन जब एक दफ़ा हो जाता है तो आप मेडिसिन के ऊपर रहते हैं, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अपनी बीमारी के बारे में लर्न करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा बेहतर करने की तरफ जाते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वॉक करते हैं। सिमिलरली अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं तो तब भी आप ऐसा करते हैं, अगर कैंसर है तो तब भी आप ऐसा करते हैं। एडिक्शन में भी हम यही रजीम को फॉलो करते हैं और तभी आप इसको मैनेज करने की तरफ जा सकते हैं। तमाम क्रोनिक बीमारियों की तरह एडिक्शन के अंदर भी एक खसूसियत ये भी है जो कि उससे बाकी क्रोनिक बीमारियों से मिलाती है कि ये नस्ल दर नस्ल चलती है। ये जीन्स के थ्रू पेरेंट्स के अंदर से बच्चों तक ट्रांसफ़र होती है और अगर उनके यहाँ भी नशे का मसला मौजूद रहे और वो उसको मैनेज ना करें तो ये उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होती है। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली बीमारी भी है। तमाम क्रोनिक बीमारियों के अंदर एक ख़ास परसेंटेज बताई जाती है कि अगर कोई सिंगल पेरेंट के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, तो 30% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी ये मसला होगा। जनरल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर किसी के फादर या मदर ने ड्रग यूज़ नहीं किए तो उनके बच्चों में या उन पेरेंट्स के अंदर 10% चांसेस हैं कि अगर वो ड्रग यूज़ करेंगे तो वो एडिक्शन में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन अगर घर में कोई नशा इस्तेमाल करता है और नशे का मरीज़ भी है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, नशे का मरीज़ है, तो उनके बच्चों में चांसेस हैं कि 30% ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। फ़र्ज़ करें कि अगर पेरेंट दोनों ही ड्रग यूज़ करते हैं तो अब उनकी औलाद जो है वो 50% ज़्यादा वल्नरेबल है एडिक्शन को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। हो सकता है कि अगर उनके 3-4 बच्चे हैं तो उसमें से में भी सारे के सारे ही एडिक्शन में हों या उनमें से कोई 2 बच्चे एडिक्शन में हों। लेकिन एडिक्शन को शुरू करने के लिए नशे को एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है। जब भी वो नशे को एक्सपीरियंस करेंगे तो यकीनी तौर पर वो एडिक्शन में गिरफ्तार भी होंगे। एक और चीज़ हमें ज़रूर सोचनी चाहिए कि जिन भी लोगों के अंदर प्री डिस्पोजिशन होती है नशे की बीमारी के लिए, यानी
جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے باڈی کے اندر وہ میل فنکشننگ موجود ہوتی ہے جو کہ آگے چل کے بیماری کی شکل اختیار کرنی ہوتی ہے. سو ان کے اندر کیوروسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے ٹورڈز ڈرگز. وہ نشے کی طرف لپک لپک کے جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے اندر پری ڈسپوزیشن نہیں ہوتی ان کے اندر نشوں کی طرف جانے کا رجحان یا نشوں کے متعلقہ کیوروسٹی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہوتی ہے جو کہ جن کے اندر پری ڈسپوزیشن موجود ہے. اگر میں بات کروں کہ ہم اگر کمپیریزن ایک کریں کہ کن بیماریوں میں زیادہ چانسز ہیں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایڈکشن کے مرض میں ریلیپس کے چانسز باقی کرونک بیماریوں سے کم ہیں. جیسے ایک پرسنٹیج جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ 40 to 60% ایڈکشن کے مرض میں ریلیپس ہے. 40 to 50%. اگر ہم ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 50 to 60% ریلیپس کے چانسز ہیں. کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 50 to 60% چانسز ہیں. کارڈیو ویسکولر بیماریوں میں بھی یہی حال ہے. اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں 30 to 50% چانسز ہیں کہ ریمیشن ہوگا, یعنی وہ سمٹمز دوبارہ ایمرج کریں گی اور بیماری دوبارہ ایکٹیو ہونے کی طرف جائے گی. جب ہم ایڈکشن کے علاج کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو پرولونگ ٹریٹمنٹ ہے, جو سٹرکچرڈ ہے, اس کو اگر کوئی پیشنٹ لینے کی طرف جاتے ہیں اور ان کے جو یورین ٹیسٹ ہیں یا ڈرگ ٹیسٹ ہیں وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ان کی جاتی ہے, وہ کاؤنسلنگ پروگرام کے اندر رہتے ہیں, تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ 77% یہ چانسز ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ نشے سے رجوع نہیں کرتے. 77% اپنی زندگیوں کو وہ ایک ہی علاج کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائے رکھتے ہیں. اور کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ ایک آدھ دفعہ دوبارہ نشہ شروع کریں گے اور پھر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں گے, اور صرف کوئی 7% لوگ ہیں جنہیں بار بار مختصر علاجوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علاج کرواتے ہیں, پھر جا کر نشہ کرتے ہیں, پھر علاج کرواتے ہیں, پھر جا کر نشہ کرتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ چھوٹے علاجوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. وہ ایک ہی بڑے علاج پرولونگ کیئر کی طرف نہیں جاتے. اگر وہ پرولونگ کیئر کی طرف جائیں تو پھر انہیں بار بار ریلیپس ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ مختصر علاج جو ہے وہ کسی بھی کرونک بیماری کا حل نہیں ہے. آپ چاہے ہائپر ٹینشن کو لے لیں, ایک آدھ دفعہ ڈاکٹر سے ملیں, ہفتہ ڈیڑھ اس کا علاج کروائیں اور اس کے بعد دوائی کھانا بند کر دیں اور کہیں کہ اب مجھے دوبارہ یہ مسئلہ اکر نہیں کرے گا کیونکہ ایک دفعہ میں نے مینیج کر لیا, تو دیٹس ناٹ پاسبل. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کا ہائپر ٹینشن جو ہے یا آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ بڑھ جائے گا اور آپ کو پھر کسی نہ کسی ایمرجنسی میں جانا پڑے گا. یہاں پہ میں مشورہ دینا چاہوں گی ہمارے دیکھنے والی فیملیز کو, جو ایسے پیشنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ اگر ایک علاج کے بعد وہ کچھ عرصہ ریکوری میں رہتے ہیں اور دوبارہ ڈرگز کی طرف وہ چلے جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ یہ انتظار کریں کہ دوبارہ ڈیٹیریوریٹ جب حالت ہوگی تو وہ پھر کسی بڑے علاج میں جائیں گے, وہ فوری طور پہ کسی مختصر علاج میں جا سکتے ہیں یا وہ فوری طور پہ کسی آؤٹ ڈور علاج میں جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ردم کو دوبارہ بہتر بنا سکتے ہیں اس کی شارٹ ٹرم مینجمنٹ کے ساتھ ہی. لیکن زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وہ فوری ڈرگز کرنے کے بعد علاج گاہ سے رجوع نہیں کرتے, بلکہ وہ پھر 1 سال 2 سال خود ہی ترکیبیں لڑاتے رہتے ہیں, اور جب وہ بالکل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے تو پھر فیملی کسی نہ کسی طریقے سے انہیں علاج گاہ میں لے کر جاتی ہے. سو مین جو مسئلہ ہے ایڈکشن یا الکوہولزم کا, اس کو نپٹانے کے ساتھ ساتھ علاج میں سیکیٹرک النس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم صرف ری ہیبس کے اندر ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو ڈیل کریں گے اور سیکیٹرک ایسپیکٹ اس کا چھوڑ دیں گے تو یہ شخص جو ہے وہ آگے چل کے ریکوری کو جب مینیج کرنے کی کوشش کرے گا تو سیکیٹرک النس بار بار ہرڈل کریٹ کرے گی اور راغب کرے گی اس کو ڈرگز کرنے کی طرف, کیونکہ ایک پریویس لرننگ تمام پیشنٹس کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈرگز کرتے تھے تو یہ مسئلہ نہیں تھا, نشے سے متعلقہ مسئلے تھے. اور وہ مسئلے کیا تھے؟ لڑائی جھگڑا کرنا, جھوٹ بولنا, پیسے چرانا, پیسوں کی زیادہ ڈیمانڈ کرنا, راتیں باہر گزارنا, راتوں کو جاگنا, دن کو سونا, فیملی سے کم انٹریکشن رکھنا, آئسولیشن میں جانا, سیکریسی میں رہنا, یہ مسئلے جو ہیں تمام نشے کے بیماری کے مسئلے ہیں. ریکوری میں کچھ اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ پیشنٹ کو فیس کرنا پڑتے ہیں, جس میں کلیئرٹی ہے, تھاٹس میں کلیئرٹی نہیں رہے گی, تھوڑا کبھی ایموشنلی وہ بہت زیادہ آؤٹ برسٹ کریں گے, کبھی وہ نم ہونے کی طرف جائیں گے. سو جب ہم دونوں بیماریوں کا علاج ساتھ میں کریں گے مل کے تو ریکوری میں جانے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ریکوری کی مینیجبلٹی بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. نشے کی بیماری اگر کسی کو ہے تو ان کا ادویات کا علاج جو ہے وہ لائف ٹائم نہیں چلتا,
بلکہ وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس کے بعد کوئی ایک آدھ میڈیسن ان کی رہتی ہے، وہ بھی صرف کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے، ادروائز دوائیوں کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو سکیٹرک النس کی میڈیسن کا علاج ہے وہ کافی لمبا آگے چلتا ہے. کچھ پیشنٹس کو 2 سال لینا پڑتا ہے، کچھ پیشنٹس کو لائف ٹائم کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی ریکوری بھی مینیج رکھیں اور اپنے سکیٹرک اسپیکٹ کو بھی مینیج رکھنے کی طرف جائیں. بالکل. اور مس جدیشہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو؟ ویسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے خیال میں نیکسٹ 50 to 100 ایئرز میں ایڈکشن کو بھی باقی نارمل ڈیزیز کی طرح کنسیڈر کیا جائے گا. تو آئی تھنک 50 to 100 ایئرز از اے لانگ ٹائم پیریڈ اور بہت سارے لوگ اسے سفر کر رہے ہیں. تو ایسے کیا اقدامات ہیں جو فیملی لیول پر یا انڈیویجول لیول پر ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اس کو پروسیس کو ہم تھوڑا اسپیڈ اپ کر لیں؟ اس میں ایک ہی چیز ہے جو کہ کی جا سکتی ہے کہ انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیا جائے، جو کہ اتھینٹک انفارمیشن ہے، جو کہ اس بیماری کو ڈیزیز کنسیڈر کرتی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسے بہت سارے ریہیبس کام کر رہے ہیں جو کہ ڈیزیز ماڈل کی بجائے مورل ماڈل کو آج بھی فالو کرتے ہیں. مورل ماڈل سے میری مراد ہے کہ وہ نشہ کرنے کو کوئی برائی کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ برائی کا مداوع جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نمازیں زیادہ پڑھا دی جائیں، قرآن پاک کی طرف انہیں راغب کیا جائے تو یہ دوبارہ نشہ کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایک سیپریٹ ماڈل ہے جو کہ نشے کی بیماری کے علاج سے پہلے شاید کارآمد تھا، لیکن جب سے WHO نے اس کو بیماری ایکسیپٹ کیا ہے تب سے پچھلے کوئی 60 ایئرس کے اندر کافی ریولوشن آیا ہے ایڈکشن کے اندر، نہ صرف ایڈکشن میڈیسن کے اندر بلکہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے اندر، اور بہترین علاج آج موجود ہے.